सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्लई के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि आपके चैप्टर 14 है। इसमें ये कौन सी विधा पर आधारित है आपको पता है? व्यक्तित्व मतलब उनके जीवन के बारे में हमें बताया जा रहा है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके बारे में जो बताया था, या तो जीवनी के रूप में ये विधा होती है या फिर व्यक्तित्व के रूप में इस तरह की विधा लिखी जाए। आपको विधा समझ पाते हैं ना? विधा मतलब उसका क्या तरीका है लिखने का। निबंध के रूप में है, कहानी के रूप में है, कविता के रूप में है, भेंट वार्ता के रूप में, साक्षात्कार के रूप में। भेंट वार्ता और साक्षात्कार एक होता है ना, या एकांकी के रूप में जो कि नाटक के रूप में खेला जाता है, या निबंध किसी की जीवनी के बारे में बताते हैं, जीवन के बारे में, किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। तो ये इनकी विधाएं हैं, तरीके हैं पाठ को लिखने के। तो ये व्यक्तित्व विधा पर, जैसा कि इसके शीर्षक से पता लगता है, बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्लई। केशव शंकर पिल्लई है जो कि बच्चों को बहुत प्रिय हैं। बच्चों को प्रिय होने का क्या कारण है, या उनको बच्चे क्यों प्रिय हैं, या बच्चों को भी क्यों प्रिय हैं, इसके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आप अपने अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, नोटबुक खोल लीजिए, शब्दार्थ लिखते जाएंगे। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना? छोटी लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं, लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़ियां महंगी होती है, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह की ज्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? यहाँ मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं 5000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह। क्या बताया गया इस पाठ में? कि हर किसी को, हर मनुष्य की ऐसी फितरत होती है कि वो चीजों को कलेक्ट करता है अपनी इच्छा के अनुसार। कोई डाक टिकट कलेक्ट करता है, कोई पैसे कलेक्ट करता है, कोई अन्य चीजें जो जिसको कोई लीफ, कोई फूल, इस तरह से अनेक चीजों को किसी को कलेक्ट करने की आदत है, उससे खुशी मिलती है। तो ऐसे ही उस कलेक्शन को बोलते हैं संग्रह करना, इकट्ठा करना, जमा करना। ऐसे ही लड़कियों को गुड़िया खेलने का बहुत शौक होता है। गुड़िया जानते ना, बेबी डॉल होती है जो गुड़िया। तो ऐसे में एक लड़की कितनी गुड़िया इकट्ठी कर सकती है? 5, 10, 15, 20, क्योंकि गुड़िया बहुत महंगी होती है और बहुत सारी गुड़ियाओं को खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए किसी के पास बहुत सारी गुड़ियाओं का कलेक्शन होता है, संग्रह नहीं होता। ऐसे में उन्हें फिर सुरक्षित रखना होता है। जब हम कोई चीज को कलेक्शन करते हैं तो उनको संभाल कर, सुरक्षित है ना, रक्षा करनी होती है, उनकी संभाल कर रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या तुम्हें पता है, आप और हम बच्चे हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बूढ़े उम्र दराज मतलब है बड़े उम्र के जो आदमी है, उनका नाम है श्री केशव शंकर पिल्लई। उन्होंने गुड़ियों का संग्रह किया और लेकिन अगर 1, 2, 5, 7 हजार नहीं, और 1, 2, 10, 20 नहीं, 5000 से अधिक गुड़ियों का संग्रह, 5000 से अधिक गुड़िया उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा कर सुरक्षित रखा। इन्होंने अलग विभिन्न देशों में इन्होंने घूमा। ये जो शंकर पिल्लई थे अनेक देशों में घूमते थे और वहां के कल्चर से, देखो गुड़िया, जब गुड़िया होती है ना, या कठपुतलियां होती हैं, गुड़िया होती है, वो उस देश का, उस जगह के कल्चर को व्यक्त करती है ना। पहनना ओढ़ना, जैसे राजस्थान, जैसे इंडिया की गुड़िया है तो इंडिया की गुड़िया साड़ी पहनती हुई दिखाएंगे, क्यों? ये वाला साड़ियां पहनते हैं, ठीक है। यदि हम जापान से गुड़िया लाएंगे तो जापान का जो कल्चर है, हैट लगाना, इस तरह की गुड़िया होगी। तो हर कल्चर को शो करती है गुड़िया। इसलिए जो खिलौना है, जो गुड़िया है, उस गुड़िया को अनेक देशों में जा जाकर घूमते थे ये शंकर पिल्लई, और जाकर वहां से जो रंग बिरंगी गुड़ियों का संग्रह करते थे, खूबसूरत और रंग बिरंगी गुड़ियों को लाते थे और अपने भारत में संग्रह करते थे, एकत्रित करते थे। जानते हो इतनी सारी गुड़िया उसने अपने लिए इकट्ठी की, देश विदेशों की भिन्न भिन्न वेशभूषा में सजी, अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़िया है उसने भारतीय बच्चों के लिए जमा की। इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत सारे काम करते थे, सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे थे। ये जो गुड़ियाएं उस आदमी ने, अधेड़ उम्र के आदमी ने जो गुड़ियाएं इकट्ठी की है, अपने लिए निजी है ना, खुद के लिए इकट्ठी नहीं की। किसके लिए इकट्ठी की? भारतीय बच्चों के। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चे इतनी सारी गुड़ियां इकट्ठी नहीं कर सकता। तो इतनी सारी गुड़ियाओं को
संग्रहालय, विशाल संग्रहालय, बहुत बड़ा संग्रहालय जहाँ जाना पड़ता है, वहां पर इतनी सारी गुड़िया आपको देखने को मिलती है। एक दिन में देखने को भी पूरी नहीं होती, इतना बड़ा संग्रहालय है। तो इस तरह से इस आदमी ने इतनी सारी गुड़ियाओं, 5000 से अधिक गुड़ियाओं को संग्रहित किया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, भारतीय बच्चों के लिए, जिससे कि भारतीय बच्चे, और क्यों किया? क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। और इन्होंने सिर्फ गुड़ियों का संग्रह किया इतना नहीं, इन्होंने अनेक काम किए जो बच्चों से संबंधित थे, जो बच्चों को प्रिय लगते थे। बच्चों को खुश रखने के लिए, बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए इन्होंने अनेक तरह के काम किए। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्लई। वही शंकर पिल्लई जो लंबे समय तक संघर्ष वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे। वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें, पत्रिकाएं निकालते हैं, उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं। बच्चे उनकी कमजोरी का, बच्चे उनकी ताकत। उस व्यक्ति का नाम है श्री केशव शंकर पिल्लई, जिन्होंने संघर्ष वीकली नाम की एक पत्रिका निकाली थी, न्यूज़पेपर निकाला था। और उस न्यूज़पेपर में वो कार्टून बनाते थे। और कार्टून बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या अच्छा लगता है? बच्चों को कार्टून अच्छे लगते हैं, देखने में पसंद आता है, पढ़ने में पसंद आता है। तो इस तरह से उन्होंने उस वक्त न्यूज़पेपर में कार्टून, संघर्ष वीकली के नाम पत्रिका निकाली, जिसमें कार्टून बनाते थे। और अनेक पुस्तक निकाली, पत्रिकाएं निकाली, सब बच्चों के लिए निकाली। क्यों? क्योंकि, और इसके अलावा क्या करवाते थे? बच्चों को प्रतियोगिताओं में भाग दिलवाते थे, आयोजन करते थे, बच्चों को बुलाते थे, बच्चे एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे के बारे में जानते थे। इस तरह से एक्टिविटी कराते थे, प्रतियोगिताएं कराते थे, और उन प्रतियोगिताओं में बच्चे हिस्सा लेते थे और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। इस तरह से इस आदमी की, जो केशव शंकर पिल्लई है, इसकी सबसे बड़ी ताकत बच्चे थे और सबसे बड़ी कमजोरी भी बच्चे थी। अर्थात एक ही आदमी जो कि बच्चों से बहुत प्यार करता था, इवन बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता था, सब पूरी जिंदगी उन्होंने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। अब इसके कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं। देखिए, संग्रह, संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, इकट्ठा करना या जमा करना, दोनों ही काम। भांति भांति मतलब होता है तरह तरह की, भांति भांति, भांति भांति मतलब तरह तरह की, अनेक अनेक, अनेक प्रकार की, तरह तरह की, ठीक है। खूबसूरत है, सुंदर है। इकट्ठे की मतलब जमा की। विशाल संग्रहालय, विशाल मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़े को बोलते हैं विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल। इस तरह से इन्होंने संघर्ष वीकली के नाम से जो पत्रिका निकाली, उसमें बच्चों के लिए कार्टून बनाते थे, प्रतियोगिताएं करवाते थे, अनेक पुस्तिकाएं निकाली। इनकी पूरी शक्ति बच्चों के लिए प्रयोग करते थे। इन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन बच्चों को समर्पित किया। बच्चे ही इनकी खुशी थी और बच्चे इनका कमजोरी थी। केशव शंकर, अब केशव शंकर पिल्लई के बारे में बताया। अभी जो उनके बारे में बताया कि ये बच्चों से कितना प्रेम करते थे कि अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित किया। अब उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। केशव शंकर पिल्लई का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। 32 से 46 तक उन्होंने वहां काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए गए कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। शंकर पिल्लई प्रसिद्ध होते हुए गए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होने का। केशव शंकर के जन्म के बारे में बताते हैं। 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ और त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से इन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मुंबई में इन्होंने सिंधिया शिपिंग कंपनी, जो जहाज कंपनी होती है, उसमें संस्थापक के निजी सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। और साथ ही साथ कानून का अध्ययन, कानून का अध्ययन मतलब होता है लॉ की पढ़ाई की। और साथ में चित्रकला,
इनको खुशी मिलती थी कार्टून बनाने। तो इस तरह से उस समय में बॉम्बे क्रॉनिकल एक पेपर निकलता था जिनके संस्थापक हार्नीमैन थे, और वो बॉम्बे क्रॉनिकल में इनके कुछ कार्टून छपे। जो संस्थापक थे ना हार्नीमैन बॉम्बे क्रॉनिकल के, वो ब्रिटिश थे लेकिन सच्चे मनुष्य थे, उनके पास यदि कोई जाता था, जैसे महात्मा गांधी भी उस बॉम्बे क्रॉनिकल में बहुत सारे लेख छपवाते थे। कारण क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल चाहे ब्रिटिश न्यूज़पेपर था, फिर भी वो सच्चे इंसान होने के कारण सभी लोगों की तकलीफों को, सभी लोगों की बातों को उसमें छापते थे। और बॉम्बे क्रॉनिकल के जो संस्थापक थे ना, इतना सब छापने के कारण हार्नीमैन को इस ब्रिटिश लोगों ने देश निकाला दिया, तो भारत से भगा दिया, फिर इनको ब्रिटिश में पकड़ा। इस तरह से बॉम्बे क्रॉनिकल में कार्टून छपे, तो इसलिए इन्हें हिंदुस्तान टाइम्स, जो भारत का पेपर था उस समय का इंग्लिश पेपर, उसमें इनको कार्टूनिस्ट की नौकरी मिली। कार्टूनिस्ट का मतलब होता है कार्टून बनाने वाला। और इस तरह से 1932 से लेकर 1946 तक, बताया 1932 से 1946 कितने साल हुए? 14 साल तक उन्होंने वहां पर काम किया। कहां पर? हिंदुस्तान टाइम्स में। और वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट बने, और इनका पूरा समय उस पत्र में, पूरा पत्र में कार्टून बनाने का काम इनका ही था। पूरे समय में कार्टून बनाते थे। और बड़ी बड़ी हस्ती मतलब होता है प्रसिद्ध लोग, जो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग थे जिन्हें लोग जानते थे, बड़े बड़े लोगों को जानते थे, जो पैसे वाले थे, या जो बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी थे, उन लोगों का कार्टून बनाते थे और कार्टून बनाकर उस पेपर में व्यंग लिखते थे या उन कार्टूनों के ऊपर काम करते थे। तो इस तरह से देखो, एक किताब पर लेख लिखा होता है तो हम और आप इस लेख को कोई भी पढ़ने से पहले सोचता है कि भाई पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन यदि उस समय उसमें कार्टून बने हो तो हर किसी की नजर कार्टून के ऊपर जाती है, चाहे धीरे से कार्टून पर जाती है। तो इस तरह से कार्टूनिस्ट होने के कारण इन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलने लगी, और इस तरह से इनकी प्रतिभा, इनकी जो इनका जो पढ़ाने का तरीका था, इनका जो कार्टून बनाने का तरीका था, इनसे को प्रसिद्धि मिलती चली गई। फिर से 2-4 शब्दार्थ लिख लीजिए आप। देखिए, ज्यादा शब्दार्थ नहीं है इसमें। हस्ती, हस्तियां लिख लो आप, बहुवचन में लिख लो हस्तियां। हस्तियां देखो बहुवचन में इसलिए छोटी की मात्रा, आपको समझाया ना बच्चन में, जब बहुवचन होता है तो छोटी की मात्रा में परिवर्तित होकर या पर चंद्र बिंदु लग जाता है। तो हस्तियां मतलब होता है विशिष्ट लोग, जो फेमस लोग थे उस समय के, बड़े पद पर लोग थे, विशिष्ट लोग। प्रसिद्ध यानी मशहूर हो गए, अब उनको इस कार्टून बनाने के चक्कर में सब लोग जाने लगे। प्रसिद्ध यानी मशहूर, फेमस। में वे इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में चले गए, जो इंडियन एक्सप्रेस है। शीघ्र ही इन्होंने अपनी पत्रिका संघर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। संघर्ष वीकली में बड़ा सा मेमसाब शीर्षक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया। अब क्या हुआ? 1946 में उन्होंने 1946 तक हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया। 1946 में इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में इन्होंने अपना काम चालू किया, जो कि आज इंडियन एक्सप्रेस के नाम से पेपर भी करता है। उसमें इन्होंने कार्टून का काम किया। फिर उन्होंने शीघ्र ही उसको भी छोड़ दिया और खुद की एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था संघर्ष वीकली। वीकली का मतलब होता है सप्ताह में होने वाला। पहले न्यूज़पेपर दैनिक नहीं होते थे, प्रत्येक दिन नहीं आते थे, वीकली आते थे, 15 दिन पे आते थे। तो इन्होंने संघर्ष वीकली मतलब होता है शंकर सिंह के जो नाम है इसके साथ वीकली ना साप्ताहिक पेपर इन्होंने निकाला, और यह अपने ढंग की एक अनोखी पत्रिका थी जिसमें संघर्ष वीकली ने शंकर श्री केशव शंकर पिल्लई ने बड़ा साहब और मैम साहब नामक शीर्षक से कार्टून बनाए। बड़ा साहब मतलब मेल के लिए बनाया, मैम साहब यानी स्त्रियों के लिए। इस तरह से बड़े लोगों की खोखली दुनिया, खोखली दुनिया मतलब होता है जिसके अंदर कुछ नहीं हो। खोखली का मतलब है पोली, भीतर से कोई ठोस वस्तु जिसके अंदर भरी नहीं हो, अर्थात
जो लोग सिर्फ दिखावटी जीवन व्यतीत करते थे, जिनके व्यक्तित्व में कुछ था नहीं, कथनी कथनी में अंतर रखते थे, कहते कुछ थे करते कुछ और थे, तो ऐसे खोखली लोगों की दुनिया के बारे में इन्होंने हास्य व्यंग, हंसते हुए किसी पर व्यंग किया जाए, जिस व्यंग से अंदर तक चोट लगती है उसको बोलते हैं हास्य व्यंग। तो हंसते हुए व्यंग करने वाले कार्टून इन्होंने उस खोखली दुनिया पर बनाए, जिसका शीर्षक इन्होंने बड़ा साहब और मेम साहब नामक शीर्षक के साथ इन्होंने कार्टून बनाए संघर्ष वीकली में। ये अपने ढंग की अब तक की अनोखी पत्रिका थी, उससे पहले इस तरह की पत्रिका, कार्टून वाली पत्रिका किसी ने नहीं निकाली थी। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाथ पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुके होने लगा। ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने अपेक्षित हैं, क्यों ना इनके लिए, इनकी खुशी के लिए काम किया जाए। शंकर जब काम करते थे तो कार्टून बनाते थे, इसलिए बड़े लोगों के लिए कार्टून बनाया, बड़ा साहब मेम साहब। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इतने ये बड़े लोगों के लिए तो और बहुत सारे चीजें थे, छोटे बच्चों के लिए तो कुछ नहीं था, इसलिए वो जो उपेक्षित बच्चे थे, उपेक्षित मतलब होता है जिनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे उपेक्षित बच्चों की ओर उन्होंने ध्यान दिया। और 25 साल पहले अर्थात 1940 के बाद जब इन्होंने संघर्ष वीकली चालू किया, तब इन्होंने बड़े लोगों का तो काम छोड़ दिया, बड़े लोगों के बारे में तो छोड़ दिया, बड़े लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया। अब इन्होंने पूरा जीवन छोटे बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। अब इन्हें लगा ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले वाले बच्चों के लिए मैं पूरी तरह से कार्टून बनाऊं, और इस तरह से उन्होंने उसी की खुशी के लिए काम करना प्रारंभ किया। आप फिर 2014 के चीज के ढंग मतलब होता है तरीका, अपने ढंग की, ढंग मतलब अपने तरीके की, अनूठी मतलब होता है अनोखी, तरीका ढंग तरीका, अनूठी, अनूठी मतलब अनोखी, अद्भुत, अपने आप में सुंदर, अनोखी संघर्ष में हिस्सा बड़े साहब से। खोखली, खोखली मतलब होता है पोली, जिसके अंदर कुछ ना हो, खोखली मतलब पोली लिखा, पोली जिसके अंदर कुछ ना हो। उपेक्षित, उपेक्षित मतलब होता है पूरी तरह ध्यान न देना, जिस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता, पूरी तरह ध्यान न देना, उसको बोलते हैं उपेक्षित। इस तरह से उन उपेक्षित बच्चों की ओर जिनके प्रति लोगों का ध्यान कम ही जाता था, बड़े लोगों के लिए तो सभी कुछ पेपर निकालता था, तो इस तरह से छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इन्होंने शंकर वीकली में बच्चों के लिए कार्टून बनाना शुरू किया। कलाकार तो भावुक होते ही हैं, बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार शंकर वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। विचार नया था, बच्चों के हित का था, इसलिए लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। 1949 में पहली अंतरराष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता, बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। 1950 में संघर्ष वीकली ने बाल विशेषांक में श्री नेहरू ने लिखा, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा न होकर भी एक जैसी है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो तो वे खेलेंगे, लड़ेंगे, लड़ाई भी खेल जैसी होगी, वे रंग भाषा जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। उसके बाद हर वर्ष शंकर वीकली ने बाल विशेषांक निकालते रहे, हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। अब क्या हुआ, 1946 में उन्होंने संघर्ष वीकली चालू किया, तब बड़े लोगों के लिए लिखते थे। 1948 में जब उन्हें लगा कि बच्चों के लिए लिखूंगा, बड़ों के लिए नहीं लिखूंगा, तब 1948 में उनके मन में जो बच्चों के लिए प्रेम उमड़ा, जो बच्चों के लिए उनका हृदय जो बच्चों के लिए एक बार चालू हुआ, तो भावुक हृदय तो थी, भावुक हृदय मतलब होता है बिल्कुल कॉमन हृदय जिसका होता है, तो भावुक हृदय तो थी, और बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ने के कारण ऐसा उमड़ा कि वे बच्चों में ही खो गया, अर्थात हमेशा बच्चों के प्रति ही झुकाव रहा, बच्चों के लिए लिखते रहे। इस तरह 1948 में उन्होंने बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के बीच में रखा कि यदि हम बच्चों की चित्रकला यानी ड्राइंग प्रतियोगिता करवाएं तो इस तरह से क्या यह ठीक है।
लोगों को भी बच्चों के लिए कुछ चाहिए था। हमारे उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे हमारे स्वतंत्र भारत के चाचा नेहरू, उनको भी ये विचार पसंद आया, सबको बहुत विचार पसंद आया और सबने एक मत से सहमति जताई। एक मत से सभी ने एकजुट होकर बोला हाँ आप बाल चित्रकला प्रतियोगिता चालू करें। इस तरह 1949 में उन्होंने पहली बार बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो कि अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है देश विदेश में, ऐसा ही नहीं भारत के अंदर, पूरे देश विदेश के बच्चों के बीच में उन्होंने बाल चित्रकला प्रतियोगिता करवाई। और इस तरह से 1949 में जहां पर बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई तो अब विशेषांक निकलता था, तो उस विशेषांक में चाचा नेहरू ने 1950 में संघर्ष वीकली के विशेषांक में लिखा कि आप जब उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो बच्चे चाहे देश विदेश के कहीं के भी हों, कोई भी रंग रूप भाषा के हों, कोई भी कलर हो उनका, कैसा भी पहनावा हो, कैसी भी बोली हो, बच्चों को इकट्ठा किया जाता है तो बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, लड़ेंगे ना, लेकिन उनकी लड़ाई धर्म और जाति के नाम पर नहीं होती क्या? नहीं, उनकी लड़ाई भी गेम जैसे होते, खेल जैसे होते, खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर एक ही हो जाते हैं। उनकी लड़ाइयों में कोई धर्म और जाति नहीं होती। तो इस तरह से बच्चों को, इस तरह से शंकर वीकली का जो श्री केशव शंकर वीकली का उद्देश्य क्या था? बच्चों को निकट लाना, पास में लाना। और इस तरह से बच्चे एक दूसरे के पास एक साथ इकट्ठे होते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे। तो इस तरह से एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, देश विदेश के लोग एक दूसरे बच्चे की संस्कृति के बारे में, एक दूसरे के देश की संस्कृति के बारे में जानते थे, पहचानने लगे और इस तरह से पूरा विश्व एक होने लगा। नई जनरेशन पैदा कर रहे हैं, ऐसी जनरेशन जो पूरे विश्व को एक करेगा, जो पूरे विश्व में मनुष्यता का संदेश देगा, जो पूरे विश्व में कोई भारतीय नहीं, कोई अमेरिकन नहीं, सब मनुष्य है, इस बात को दिखाएगा। तो और क्या होगा? क्योंकि पहले इतनी सुविधाएं तो थी नहीं कि लोगों के पास बहुत सारे मोबाइल या कुछ यूट्यूब या कुछ चैनल थे जिससे एक दूसरे की जानकारी, तो इस तरह से बच्चे, एक बच्चा जब दूसरे देश के बच्चे से मिलता था तो उस देश के कल्चर के बारे में, उस देश के खान पान के, रहने के, ओढ़ने बैठने के बारे में जानता था और एक दूसरे के बारे में था। इस तरह से सब लोग, सारे लोगों के बारे में जानने लगे। तो इस तरह से बच्चों में प्रेम भाव की विशेष है। तो इस तरह से बाल विशेषांक प्रत्येक साल, हर साल यह प्रतियोगिता करवाती थी। शुरू में बच्चों की संख्या कम थी, धीरे धीरे वो फेमस होता गया और यह चित्रकला प्रतियोगिता में दिन प्रतिदिन हर साल जब प्रतियोगिता करवाई जाती थी, उस प्रतियोगिता में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल तक के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते थे। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतरराष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते। 70 में 103 देशों के कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता। कुल 482 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए, श्रेष्ठ चित्रकला के लिए। नेहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि बने रहे और बाल लेखकों और बाल चित्रकला के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी, इसलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है, ये एक नया हॉबी सेंटर है। इस तरह से बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों की उम्र बताई गई। 2.5 मतलब होता है 2.5 और 16 मतलब 16 ईयर्स। 2.5 से 16 ईयर्स के बीच के सारे बच्चे भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक स्कूल में, क्योंकि चित्रकला प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होती थी, इंटरनेशनल लेवल पर होती थी, इसलिए सारे स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगिता की तैयारी करवाई जाती थी। और भारत के बाहर भी 100 देशों के बच्चे भारत में हर वर्ष आते थे और इस तरह प्रतियोगिता में भाग लेते। सन 1970 में 103 देशों के बच्चे आए। कितने? 1,90,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। और फिर 18 कितने बच्चे आए? कितने देशों के थे? 103 देशों के। उनमें से 18 देशों के 22 बच्चों को पुरस्कार दिया गया नेहरू स्वर्ण पदक। क्योंकि नेहरू जी की तरफ से सारी व्यवस्था करवाई जाती थी, इसलिए वहां पर जो पुरस्कार वितरित किए जाते थे, जो गिफ्ट दिए जाते थे, उनको नेहरू स्वर्ण पदक के नाम से दिया गया। तो इस तरह से
482 पुरस्कार नेहरू स्वर्ण पदक दिए गए, जिनमें से 50 पुरस्कार 482 482 में से 50 पुरस्कार लेखन, जो किताब कहानी लिखते थे बच्चे, निबंध लिखते थे उनके लिए, बाकी के सारे बाकी के जो बचे हुए थे 432 पेपर को बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता के लिए दिया जाता है। इस तरह से उन बाल लेखक और बाल चित्रकारों के साथ नेहरू जी फोटो खिंचवाते थे, और नेहरू जी जब तक जिंदा रहे तब तक नेहरू जी ही इस बाल चित्रकला प्रतियोगिता के जो पुरस्कार वितरण होता था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आते थे और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करते थे। और इस तरह से नेहरू जी के सहयोग से, नेहरू जी के प्रोत्साहन के कारण ही श्री केशव शंकर पिल्लई ये सब काम करने में समर्थ हो सके। इस तरह से आज दिल्ली में, नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट आज भी है, जिसमें बहुत सारी किताबें बच्चों के नाम पर, बाल पुस्तकालय है और एक गुड़ियाघर है, जो विशाल गुड़ियाघर जिसमें 5000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह है। फिर एक दो हम शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, भावुक, भावुक हृदय मतलब होता है कोमल हृदय, जो भावनाओं में बह जाए, कोमल हृदय। भावुक होते हैं कोमल हृदय वाले, जिनका हृदय दिल, जिनका दिल कोमल हो। हित, बच्चों के हित के लिए ही करते थे सारे काम, यानी भलाई। लाभ, यानी भलाई या लाभ। उद्देश्य, शंकर पिल्लई का यही उद्देश्य था कि बच्चे एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के निकट आए। उद्देश्य है लक्ष्य, निकट यानी पास में आना, निकट यानी पास में आना, निकट यानी पास। 2.5 साल कैसे लिखते देखिए, ढाई, ढाई मतलब होता है 2.5, है ना, साल यानी साल। और 16, 16 है मतलब 16। वार्षिक, वार्षिक मतलब होता है वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला। अनेक शब्दों के लिए शब्द पढ़ देना, वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, त्रिमासिक, त्रिमाह। वितरण यानी बांटना, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वितरण यानी बांटना। समारोह यानी आयोजन, समारोह, समारोह मतलब होता है आयोजन। अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में, अतिथि मतलब मेहमान। अतिथि है गेस्ट, मेहमान, पाहुन। रुचि, नेहरू जी की बहुत रुचि थी बच्चों का विकास करने के लिए, रुचि यानी इच्छा, कामना। और इसी तरह से शंकर पिल्लई के इस कार्य में उन्होंने सहायता दी और शंकर पिल्लई ये काम करने में समर्थ हो सके। शंकर ने जिस तरह सभी बच्चों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर से चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पंचतत्व, हितोपदेश की कहानियां, ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिसमें छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों का देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते हैं। शंकर श्री दिल्ली में बाल चित्रकला प्रतियोगिता करते थे। इसके साथ ही इन्होंने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट
दिल्ली में, और उस ट्रस्ट में उन्होंने स्थापित किया, शंकर ने, श्री केशव शंकर नहीं, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट स्थापित किया। और उन्होंने अनेक पुराणों से संबंधित कहानियां, पंचतंत्र की कहानी, हितोपदेश की कहानी, अनेक कथाएं, ज्ञान विज्ञान की किताबें, इन सारी किताबों को वहां पर इकट्ठा किया। और इसकी जो छपाई की जाती थी वो ऊंचे मोटे पृष्ठ पर की जाती थी, जिससे कि वो खराब नहीं हो। इस तरह भारतीय संस्कृति को अनेकों बच्चों के बीच में इन्होंने पहुंचाया। और इस तरह से इसका जो कोर्स चलता था, प्रशिक्षण सिखाया जाता था, छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए उन्होंने लोगों को अच्छी चीज की शिक्षा दी कि किस तरह से उच्च छपाई की जा सकती है। छपाई मतलब आपका छापा खाना, जिसमें कि किताबें निकलती है। तो इस तरह से उन्होंने फैक्ट्रियों का निर्माण किया जिसमें इन किताबों की छपाई होती थी, और ये किताबें छपकर तैयार होकर ये जो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है इसमें लगी जाती थी और बच्चे आकर पढ़ते थे। फिर से एक दो इसमें से लिख लेते हैं हम। देखिए शब्दार्थ, पौराणिक, पौराणिक मतलब होता है पुराणों से संबंधित। एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय पढ़ाया ना, तो सामाजिक पढ़ाया ना, समाज प्लस एक पौराणिक, पुराण प्लस एक, तो पुराणों से संबंधित। वेद पुराण जानते हो ना, पुराणों से संबंधित। प्रशिक्षण कोर्स, प्रशिक्षण मतलब सिखलाना, प्रशिक्षक मतलब होता है गुरु, और प्रशिक्षण यानी गुरु ने जो शिक्षा दी, शिक्षा देना, प्रशिक्षण, शिक्षा देना या सिखाना। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। गुड़िया इतनी सुंदर कि शंकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विभिन्न देशों में ढेर सारी गुड़ियाएं ला लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों को इस संग्रह में कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखलाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का डर था। तब शंकर ने मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया। देश की राजधानी में बड़ा विशाल गुड़िया घर, उन्हीं विचार का परिणाम। सबसे पहले, अब तक तो उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, कार्टून करे, है ना, 1948 से लेकर, आपको डेट याद रखना, 1948 से उन्होंने बच्चों के लिए काम चालू किया। तो 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता, 1949 में उन्होंने बाल चित्रकला प्रतियोगिता का, अंतरराष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। और इस तरह से 1954 में उन्होंने वो हंगरी गए, और हंगरी से उन्हें गिफ्ट में एक गुड़िया मिली। जैसे उन्होंने उस गुड़िया को देखा, उपहार में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, उस गुड़िया को देखा बहुत खुश हुए। अब उन्हें लगा मैं भारतीय बच्चों के लिए गुड़िया गिफ्ट करूं। अब उन्होंने अनेक जगह पर जहां पर भी जाते हैं वहां से गुड़िया लेकर आते और गुड़ियों को एकत्रित करने लगे। अब सारे बच्चे तो इतनी सारी गुड़िया खरीद नहीं सकते देश विदेश की, तो इस तरह से एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाने लगे। और प्रदर्शनी में बच्चों को, आपने एग्जीबिशन देखी ना, गुड़िया से जाकर रखते थे, बच्चे उनके कल्चर के बारे में जानने लगे। लेकिन दिन प्रतिदिन बहुत सारी गुड़िया उनके पास हो गई, गुड़ियों का उन्होंने कलेक्शन चालू कर दिया, संग्रह करना चालू कर दिया। तो हजारों गुड़ियों को दिखाने में बड़ी मुश्किल होती थी, कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता गाड़ी से, तो इस तरह से गुड़ियाएं टूट जाती थी, गुड़ियाएं खराब हो जाती थी। तो ऐसे में उन्होंने सोचा, विचार किया, यदि इन गुड़ियों को जगह जगह न ले जाकर, इनकी एग्जीबिशन जो मैं लगाता हूँ उस एग्जीबिशन की जगह इनको एक बड़े से संग्रहालय में रख लिया जाए। संग्रहालय मतलब जहां पर चीजों को इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। यदि इनको किसी संग्रहालय में रख लिया जाए तो ये सुरक्षित रहेगी और प्रत्येक जन वहां आकर देख सकता है। तो इस तरह से इन्होंने दिल्ली में एक विशाल गुड़िया घर का निर्माण किया, जिसमें 5000 से अधिक गुड़ियाएं आज भी मौजूद है। और इस तरह से उनके ही विचार का परिणाम था, और चाचा नेहरू का सहयोग था कि दिल्ली के एक क्षेत्र में उन्होंने विशाल गुड़िया घर बनाया, और उस गुड़िया घर में उन्होंने उन गुड़ियाओं को स्थापित किया अपने अपने कल्चर के साथ। अब हर प्रत्येक मनुष्य जाकर वहां पर उन गुड़ियों को देख सकता है। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है जहाँ भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है, फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर में देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यहाँ लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। भारत के सभी राज्यों की गुड़ियाएं यहाँ एकत्रित हैं। इनके
माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य से, विदेशों के रहन सहन, तौर तरीके, फैशन, वेशभूषा, रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। हंगरी की ऊन कातती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, जापान का चाय उत्सव, काबू की नर्तकियां, इंग्लैंड का राज परिवार, शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियां, देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्र तल तक मानव आदि। अब उस गुड़िया घर को खोला गया तो गुड़िया घर में तो देश विदेश की भारत के प्रत्येक प्रांत की अलग अलग गुड़ियों का वहां पर संग्रह है। 85 विदेशों की अनेक जो देश हैं, लगभग 85 देशों की गुड़िया वहां पर है। उसके अलावा भारत के प्रत्येक क्षेत्र की वहां पर गुड़िया हैं और ये गुड़िया पूरी जिस देश की है, जिस राज्य की, जिस एरिया की है, वहां की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, उसकी संस्कृति को दिखाती है। इस तरह से आज प्रत्येक दिन यहाँ पर गुड़िया देखने वालों की संख्या हर साल कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे यहाँ पर उस गुड़िया घर को देखने जाते हैं। और वहीं पर एक वर्कशॉप खोला गया जिसमें भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है और उन भारतीय गुड़ियों का निर्माण करके संस्कृति कल्चर के साथ निर्माण करते हैं और उसको फिर विदेशों के बच्चों को देखने के लिए भेजा जाता है। और इस तरह से यहाँ पर इन गुड़ियों को एकत्रित करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ ये जो गुड़ियाएं हैं ये अपने देश विदेश की वेशभूषा कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हर बच्चा इनके बारे में जान सके, यही इस काम का मुख्य उद्देश्य था। उस गुड़िया संग्रह में जो कुछ गुड़ियाएं हैं जिनके बारे में जिसके बारे में लेखिका बता रही है कि गुड़िया घर के प्रमुख आकर्षक कौन कौन से। हंगरी की ऊन कातती वृद्धा, हंगरी में ऊन काटना जाता है, जैसे गांधी जी बनाते थे ना, ऊन जो धागा होता था वो कॉटन होता था उससे सूत काटते थे, ऐसे ऊन को भी ऊन कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलता है। भेड़ के शरीर के बाल होते हैं तो उन बालों से ऊन का कैसे निर्माण होता है, तो ऊन कातती मतलब बनाती हुई गुड़िया बनी हुई है जो कि गुड़ियों के रूप में है। और कौन से, टर्की की संगीतज्ञ टोली, टर्की में बहुत बड़े संगीतज्ञ है ना, संगीत के जानकार, यह लगता है तो जानकार होते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। संगीतज्ञ, संगीत के जानकारों की टोली मतलब समूह के रूप में गुड़िया है। स्पेन की प्रसिद्ध साड़ में लड़ाई, स्पेन में साड़ मतलब होते हैं बैल का एक ग्रुप होता है साड़, तो साड़ों की बैलों की लड़ाई बताई गई है, तो वो भी गुड़िया के रूप में है। उसके अलावा जापान का चाय उत्सव, जापान में जो चाय पी जाती है उसका जो उत्सव मनाया जाता है, जैसे चामुयू कहते हैं, शायद आप लोग पढ़ेंगे बाद में, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके अलावा काबुल की नर्तकियां हैं नाच करने वाली। इंग्लैंड का राज परिवार है, आप पता है इंग्लैंड का राज परिवार हम लोगों के ऊपर भी जिन्होंने शासन किया उनके बारे में बताया गया है। शेक्सपियर जैसे कवि, जो बड़े बड़े कवि हुए उनकी चित्र हैं, उनके नाम पर गुड़िया है। अफ्रीका के आदिवासी के बारे में बताया है। भारत की सांस्कृतिक झांकियों को वहां पर झलकाया गया है, उनके नाम पर गुड़िया है। और बच्चों का एक कक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर उतरते हुए लोगों को, जो सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे उनके बारे में भी वहां पर चंद्रमा का कक्ष बनाया गया है, चंद्रतल बनाया गया है। इस तरह से अनेक वहां पर सुंदर सुंदर गुड़ियों का संग्रह है। ये गुड़िया इतनी आकर्षक है कि हंसती बोलती काम करती चलती फिरती सजीव सी लगती है। इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं। इस संग्रहालय में एक दिन अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता, कई बार देखने से भी मन नहीं करता। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो, देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े, गुड़िया घर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शंकर पिल्लई का ये गुड़ियाएं जब आकर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है बोली पड़ेंगी, अर्थात इतनी सजीव है, मिट्टी की बनी हुई, लेकिन ऐसी लगती है मानो अभी बोल ही जाएंगी। इतनी सजीव, हंसती बोलती काम करती दिखती है, ऐसी मनमोहक है, इतनी मन को आकर्षित करती है कि एक दिन में आप इसे देख ही नहीं सकते, बार बार देखने का मन करता है और वहां से जाने का मन ही नहीं करता। इस तरह से बच्चों का पूरा मनोरंजन मतलब मन का रंजन, मन को खुश करना, बच्चे पूरी तरह से यहाँ खुश हो जाएं और एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान पहचान जाए, यही इस गुड़िया घर का मुख्य उद्देश्य है। इस गुड़िया घर को किसने बनाया? शंकर पिल्लई ने। तो शंकर पिल्लई का गुड़िया घर को बनाने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य यही कि सारे बच्चे खुश हो जाएं और एक दूसरे की
संस्कृति और संस्कृति के बारे में जाने। समझ में आया आपको? बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थी आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। अपनी इस योजना को भी बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। अब जो उन्होंने काम किया उसके बारे में बताया, अब वो आगे क्या सोचते थे उसके बारे में बताया। वो चाहते थे कि बच्चों का विकास हो, बच्चे और भी आ जाएं, तो इसके लिए वो भारत के बच्चे नामक पुस्तक का निर्माण करना चाहते थे और उसकी लंबी सीरीज निकालना चाहते थे। अर्थात भारत के बच्चे नाम से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 किताब निकालना चाहते थे और उसमें उस किताब के मार्फत 3-4 कैंप लगाना चाहते थे कि बच्चे एक दूसरे से मिले और विकास के बारे में उनका विकास हो। लेकिन क्या हुआ, इस तरह बच्चों का उस मेले को या उस मिलने को बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इसका क्या मतलब है? अब शंकर पिल्लई उन्होंने सोचा जरूर, लेकिन ये काम आगे हो नहीं सका, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। इस तरह केशव शंकर पिल्लई अपने बाल प्रेम और कृतियों से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था, देश विदेश के लाखों बच्चों से उन्हें प्यार मिला। इस तरह केशव शंकर पिल्लई शांत हो गए। उन्होंने जो सोचा वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि वो चले गए थे और हमारे चाचा नेहरू भी चले गए थे, तो उन्होंने जो सोचा वो बीच में ही रह गया। और इस तरह से अपने बाल बच्चों के प्रेम के कारण, अपनी रचनाओं के रचनाओं के कारण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो विख्यात हो गए और दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार मिला। अपने देश के नहीं, देश विदेश के जितने भी बच्चे थे सब उन्हें प्यार करते थे। अब थोड़े से हम चैप्टर के बारे में लिख लेते हैं, तो शब्दार्थ 2-4 करें हमके वाले में लीजिए। देखिए 23 नंबर डालिए। आकर्षक, आकर्षक मतलब होता है मोहने वाला, मनमोहक, या आकर्षक क्या मतलब लिखते हैं? मनमोहक। मनमोहक मतलब मन को मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला, ठीक है, मनमोहक। एकत्रित यानी इकट्ठा करना, जमा करना। माध्यम, माध्यम मतलब होता है के द्वारा, इसके माध्यम से, इसके द्वारा, इसके जरिए, इस जरिए से, माध्यम से, इस तरीके से। परिचित यानी जानना, बच्चे एक दूसरे के बारे में परिचित हो सके, परिचित, जानकार, परिचय, परिचित, जानकार। टोली यानी होता है समूह, संगीतज्ञ ना, संगीत को जानने वाला, टोली यानी समूह। कृति मतलब होता है रचना, आपके द्वारा कुछ जो लिखा जाए उसको बोलते हैं कृति, रचना, कुछ लिखना। विख्यात है ना, प्रसिद्ध। इस तरह से शंकर पिल्लई ने चाचा नेहरू के साथ मिलकर, यदि चाचा नेहरू इतनी हेल्प नहीं करते तो शायद शंकर पिल्लई उतना नहीं कर पाते जितना आज उन्होंने कर दिया है। तो इस तरह से चाचा नेहरू के साथ मिलकर श्री केशव शंकर पिल्लई ने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। बच्चों के लिए कार्टून बनाना, बच्चों के लिए विशाल गुड़िया घर खोलना, बच्चों के लिए चिल्ड्रन बुक डेस्क खोलना, बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करना। इस तरह से उन्होंने पूरा जीवन बच्चों से प्रेम किया, बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और ऐसे ही उन्हें भी बच्चों से प्यार मिलता रहा। और इस तरह श्री केशव शंकर पिल्लई ने अपने जीवन को बच्चों के प्रति समर्पित किया। ये आपको समझ में आया? अब आप लोग ये जो शब्दार्थ है लिखेंगे और शब्दार्थ के साथ यदि आप शंकर पिल्लई की चैप्टर में से कोई भी एक ड्राइंग जो भी आपको समझ में आए, आप जो बना सकते हैं उनमें से एक ड्राइंग बना लीजिए। यदि आपको गुड़िया के नाम से बनाना है तो कोई गुड़िया बना सकते हैं। इस तरह से कोई भी एक बना लीजिए और शब्दार्थ लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर मैं आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।